नमस्कार। आज हम किसी जीत या हार की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि हम एक जनादेश का, एक मैंडेट का, बिल्कुल एक क्लिनिकल विश्लेषण करेंगे। बावल विधानसभा क्षेत्र के नतीजों को हम एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि गवर्नेंस इंजीनियरिंग असल में होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो चलिए सबसे पहले जमीन को समझते हैं। ये है बावल, हरियाणा के रेवाड़ी जिले का एक बहुत ही अहम हिस्सा। राजनीतिक तौर पर ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की सियासत, यहाँ के समाज की सबसे गहरी उम्मीदों और चुनौतियों से जुड़ी हुई हैं। इस जमीन की अपनी एक आवाज है, अपनी पहचान है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2024 के चुनाव का नतीजा है, जीत और हार के बीच का अंतर। पर यह फासला हमें बताता क्या है? यही हमारी इस पूरी पड़ताल का, इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। हम ये समझेंगे कि इन 20,011 वोटों के अंतर के पीछे की असली कहानी क्या है। तो हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों में आगे बढ़ेगा। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर जनादेश को समझेंगे, नतीजों की चीरफाड़ करेंगे, इतिहास पर नजर डालेंगे और आखिर में भविष्य के लिए गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ताकि एक मजबूत जनादेश का रास्ता बनाया जा सके। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, बावल की जमीनी हकीकत। यहाँ हम 2024 के चुनाव के जो बुनियादी आंकड़े हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2024 के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। बीजेपी को मिले 55.28% वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में आए 42.54%। बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए। अब यहाँ जीतने वाली पार्टी और दूसरे नंबर की पार्टी के बीच लगभग 12% का एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, पूरी कहानी सिर्फ इस एक चुनाव में नहीं छिपी है। अब कुछ और जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल मतदाता थे लगभग 2,31,000। इनमें से 67.8% लोगों ने अपना वोट डाला। ये एक बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत है, जो दिखाता है कि लोग अपने क्षेत्र के भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। और जीत का अंतर, जैसा हमने देखा, 20,011 वोटों का रहा। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि मुकाबला था तो कड़ा, लेकिन नतीजा निर्णायक था। अब हम सिर्फ क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर ध्यान देंगे। 2024 के जनादेश को असल में समझना मतलब जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि असली कहानी तो इन्हीं आवाजों में छुपी है ना? ये वो मुद्दे हैं जो बावल के लोगों के दिलों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। खेती से जुड़ी चिंताएं, नौजवानों के लिए रोजगार की भारी कमी, पीने का पानी और टूटी फूटी सड़कें। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये वो बुनियादी जरूरतें हैं जो तय करती हैं कि एक मतदाता आखिरकार अपना वोट किसे देगा। ये बात बहुत गहरी है। जनादेश जनता और नेताओं के बीच एक संवाद है, और आंकड़े उस संवाद की भाषा हैं। इन आंकड़ों को समझने का मतलब है लोगों की आवाज सुनना। और हमारे संविधान की आत्मा भी तो यही कहती है, हर नागरिक को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है। और हर चुने हुए प्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी है कि वो इस संवाद को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि समझे भी। अब हम विश्लेषण के तीसरे चरण में हैं, नतीजों की चीरफाड़। यहाँ हम एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ताकतों और कमजोरियों को देखेंगे कि सिस्टम में कहाँ क्या सही है और कहाँ कमी है। अगर कांग्रेस पार्टी का स्वॉट विश्लेषण देखें तो ताकत क्या है? एससी वोटों का एक पारंपरिक आधार और उम्मीदवार की बढ़ती हुई लोकप्रियता। लेकिन कमजोरी, 2014 के बाद संगठन का लगातार कमजोर होना और जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की भारी कमी। अवसर है एससी मतदाताओं से एक बार फिर से जुड़ने का। और खतरा, बीजेपी के विकास के मजबूत वादे और छोटी पार्टियों के द्वारा वोटों का बंटवारा। किसी भी राजनीतिक दल के स्वास्थ्य को, उसकी असली ताकत को गहराई से समझने के लिए हम एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें सिर्फ वोटों के आंकड़ों से आगे देखने में मदद करता है। ये राजनीतिक ताकत को 4 अहम क्षेत्रों में मापता है: चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक मजबूती, नैरेटिव यानी लोगों तक पहुंचने वाली कहानी, और संसाधन। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से कांग्रेस की स्थिति क्या है? चुनावी क्षेत्र में कमजोर, क्योंकि 20,011 वोटों का फासला अभी भी एक बड़ा फासला है, भले ही ये कम हो रहा हो। और संगठनात्मक क्षेत्र में भी कमजोर, क्योंकि जमीनी स्तर पर एक मजबूत उपस्थिति के बिना चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। ये हमें साफ साफ बताता है कि समस्या सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि संगठन की बुनियाद की भी है।
अब हम थोड़ा इतिहास की ओर देखते हैं। पिछले चुनावों की गूंज 1996 से लेकर 2024 तक के रुझानों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि हम 2024 के नतीजों को सही संदर्भ में रख सकें, सही नजरिए से देख सकें। ये ग्राफ कांग्रेस के वोट शेयर की पूरी कहानी कहता है। 1996 से 2005 तक सब कुछ लगभग स्थिर था। फिर आया 2014, एक बड़ी गिरावट। पार्टी सिर्फ 8.92% पर सिमट गई। लेकिन यहां से कहानी पलटती है। एक वापसी शुरू हुई। 2019 में 25.58% और 2024 में 42.54%। ये हार के बावजूद एक बहुत मजबूत ऊपर की ओर जाता हुआ रुझान है। और ये चार्ट उस रुझान की पुष्टि करता है जिसे हमने अभी देखा। ये हार के अंतर को दिखाता है। 2014 में ये अंतर बहुत बड़ा था, लगभग 44% वोट शेयर का। 2019 में ये घटकर 32,245 वोटों पर आया और 2024 में ये और कम होकर 20,011 वोटों पर आ गया। यानी हार का अंतर लगातार घट रहा है, जो एक बढ़ते हुए समर्थन का साफ संकेत है। तो विश्लेषण से अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट। कैसे इस पूरे विश्लेषण को, इस पूरी समझ को एक एक्शन प्लान में बदला जा सकता है। ये एक 60 दिन की रणनीति का एक खाका है। चुनाव से 60 दिन पहले लोगों की बात सुनने के लिए दौरे और डिजिटल पहुंच। 30 दिन पहले वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश और बड़ी रैलियां। 15 दिन पहले पूरी ताकत से प्रचार और वॉर रूम को एक्टिवेट करना। और आखिरी हफ्ते में एक-एक वोटर को बूथ तक लाने की सघन कोशिशें। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है, डिजिटल मैदान पर भी है। व्हाट्सएप को देखिए, भारत में लगभग 60 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सीधे वोटरों तक पहुंचने और अफवाहों को रोकने का सबसे ताकतवर जरिया है। वहीं इंस्टाग्राम, जिसके करीब 40 करोड़ यूजर हैं, छोटी वीडियो और कहानियों के जरिए युवा वोटरों से जुड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। लेकिन इन सारी रणनीतियों का केंद्र बिंदु एक ही है। एक जीतने वाली कहानी वही हो सकती है जो लोगों की असली समस्याओं, नौकरियां, पानी और खेती को सीधे संबोधित करे और सबसे जरूरी, भरोसेमंद समाधान पेश करे। और लोगों तक पहुंच बनाते समय उनकी निजता का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून यही कहते हैं कि लोगों की जानकारी उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये भी विश्वास बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। और अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर हैं, जनादेश का रास्ता। एक राजनीतिक चैलेंजर से एक भरोसेमंद प्रतिनिधि बनने का सफर आखिर कैसा होता है? नेतृत्व के लिए कुछ ठोस सुझाव हैं। उम्मीदवार को अपनी गांव के मुखिया वाली छवि को और मजबूत करना चाहिए। किसानों और दलित परिवारों से रोजाना संवाद करना होगा। स्थानीय नेताओं को मिलाकर एक कोर सलाहकार टीम बनानी होगी और विपक्ष के हमलों का इंतजार करने के बजाय प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से उनका जवाब पहले ही देना होगा। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या जनादेश एक इनाम है जिसे बस जीता जाता है, या ये एक जिम्मेदारी है जिसे लगातार डेटा और सेवा के आधार पर हर रोज कमाया जाता है? इस सवाल का जवाब ही गवर्नेंस का और हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।